दूसरा चीज विचार, विचार भी हमारे असर करते हैं। जो जैसा विचार करता है उसका उसका चेहरा वैसे ही हो जाता है, जो जिस भाव में रहता है। तो जो अच्छा विचार करता है वो बहुत सुंदर हो जाता है, उसकी आंखें, उसका चेहरा। तो गलत विचार से हमारा जो फेस कटिंग है वो बदल जाता है, हमारा जो चाल ढाल है वो बदल जाता है। विचार भी हमारे फिजिक पर, हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे एटीट्यूड पर पूरा प्रभाव डालते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान देनी है कि मेरे विचार पर भी मैं ध्यान दूं। और विचार तो ध्यान देने से ही सुधरते हैं। कोई भी गलत हैबिट है वो तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। अगर हम ध्यान देने लगें तो हमारा बोलना भी ठीक हो जाता है, हमारा करना भी, हमारा सोचना भी। हमारा ध्यान तो जाए कम से कम अपने भीतर, हमारा ध्यान हमेशा दूसरे के भीतर जाता है कि तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा अपने भीतर ध्यान जाता है तो हमारा ठीक होने लगती हैं चीजें। तो आहार आरोग्य का सबसे बड़ा कारण है। सर्व रोग हारी क्षुधा, भूख लगती है तो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए कहा लंघनम परम औषधम, उपवास रहना सबसे बड़ी औषधि है। उपवास में फिर हमको और ज़्यादा चिप्स पापड़ बना करके उपवास वाले नहीं खाने चाहिए, पकौड़ी वगैरह। हमको उपवास उपवास की तरह रहना चाहिए, नहीं तो हम ना रहें उपवास, वो ज़्यादा फायदा करेगा। फिर उपवास के दिन में और ज़्यादा अगड़म बगड़म खा लेते हैं, और फिर उपवास खत्म होता है तो दूसरे दिन उसका भी फिर कोटा पूरा करते हैं कल का, नवरात के बाद। तो फिर वो उपवास से ज्यादा हानिकारक। इससे अच्छा तो ना रहें तो ठीक है, लेकिन उपवास रहें तो फिर आनंद में, मस्ती में, धैर्य में रहें कि भाई आज मैं नींबू पानी शहद में रहूंगा या मैं फल खाऊंगा। उसमें पेट पूरा हो जाता है, हमारा आसक्ति ना मिटे लेकिन हमारे पेट की जरूरत पूरी हो जाती है, एनर्जी पूरी मिलती है। हमको ऐसा अभ्यास डालना है कि कम से कम अन्न में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम खींच सकें। अभी ऐसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अन्न खा रहे हैं और कम से कम एनर्जी हम उससे गेन कर पा रहे हैं। और योगी क्या होता है कि कम से कम आहार में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा वो खींच लेता है कि ज्यादा से ज्यादा साल तक उसके ऑर्गन्स काम करते रहें, वो जीवित रहे, वो एनर्जी बनी रहे। तो ऐसा हमें अभ्यास बनाना है कि हम कम से कम, हमको आहार में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम चलेगा। ऐसा भगवान ने ये शरीर डिज़ाइन कर रखा है, बहुत इसको, बहुत शक्ति बहुत कम आहार से इसे मिल सकती है। इसी तरह ये दिनचर्या की छोटी छोटी बातें हम अपने ग्रंथ भी हैं पतंजलि से छपी हुई, एक उपचार पद्धति पुस्तक है, कुछ अच्छी पुस्तकें हैं, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, उसका स्वाध्याय करना। औषध दर्शन, उपचार पद्धति, योग साधना, प्राणायाम रहस्य, ये कुछ पुस्तकें आपके घर पे होनी चाहिए, जिससे आप और अच्छी चीज़ें अपने शरीर के बारे में, अपने आहार के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में और अपने योग प्राणायाम पंचकर्म षटकर्म के बारे में हम सीख सकते हैं। बाकी एक प्रश्न किसी ने भेजा है, शरीर में हड्डियों में बुखार रहना, तो 68 वर्ष में, बुढ़ापे में वात बढ़ जाता है, बचपन में कफ बढ़ता है, जवानी में पित्त बढ़ता है और बुढ़ापे में वात की समस्याएं ज्यादा बढ़ती हैं। सुबह सुबह कफ बढ़ता है, दोपहर में पित्त बढ़ता है और रात में वात बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती हैं समय के अनुसार। इसीलिए कहते हैं कि रात में चने नहीं खाने चाहिए, रात में जो है मूंगफली है, वात बढ़ाने वाली चीजें रात में खाएंगे तो वात, ऐसे ही वात का समय ही होता है ये, वात और बढ़ जाता है। सुबह कफ का समय रहता है, तो जिसको कफ की बीमारी है वो सुबह सुबह ज्यादा परेशान रहते हैं, जिसका पित्त ज्यादा बढ़ता है वो दिन में ज्यादा परेशान रहते हैं। और बूढ़े बुजुर्गों को रात में शरीर ज्यादा दर्द करता है, नींद नहीं आती है, क्योंकि रात में वात बढ़ जाता है। तो मैंने बताया कि अपने आहार से हम वात पित्त कफ को संतुलित कर सकते हैं, अपने आहार से और अपने विचार से। विचार तो ठीक रखना ही है। आहार, यदि वात बढ़ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वात वाले आहार क्या क्या हैं। ज़्यादा आलू खाएंगे, बैंगन खाएंगे, कंद खाएंगे, गोभी खाएंगे और चावल है, इनसे फिर वात बढ़ता है। और फिर वात बढ़े तो फिर वात में ठंडा पानी पीने से भी वात बढ़ता है, ज़्यादा व्यायाम करने से भी वात बढ़ता है। तो और वात कम कैसे होगा? मालिश करने से वात कम होता है।
अब जिसकी तीनों प्रकृति ठीक है उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जो ज्यादा दंड बैठक लगाते हैं या किसानी करते हैं, जिनका फिजिकल ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है, तो फिर वो कुछ गलत भी खाते हैं ना तो शरीर पचा लेता है, उनको ज्यादा हानि नहीं होती जवानी में जो ज्यादा। लेकिन फिर हमको उसको दिनचर्या में नहीं लागू करना चाहिए कि विरुद्ध आहार भी कर रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं। तो मालिश करने से वात कम होता है। एक तो हमको तिल के तेल या सरसों के तेल या महानारायणी तेल आता है, पीड़ांतक तेल आता है अपने पतंजलि का, उससे मालिश कर लेनी चाहिए, वात कम होता है। वातारी चूर्ण आता है, उससे भी वात घटता है। वातारी चूर्ण से हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सूंठ पीस करके बराबर मात्रा में हम एक डिब्बे में लेते हैं, मिक्स करते हैं, 1 चम्मच लेते हैं। बुजुर्गों के लिए बता रहा हूं कि उनसे भी उसका वात, जिसका भी वात बढ़ा हुआ है उससे भी वात कम होता है। और वात के लिए अपनी बहुत सारी औषधि हैं, बृहत वात चिंतामणि है, ऑर्थोग्रिट है, पीड़ानिल गोल्ड है। तो वो एक दिन वैद्य आएंगे, तो जिसको भी वात या पित्त या कफ या कोई भी रोग है तो अपनी औषधि वो उनसे लिखवा लेंगे। और इसी प्रकार जिनको वात रहता है तो फिर उनको खजूर देते हैं, बादाम देते हैं, गरम गरम चीज़ देने से फिर वात नियंत्रित आता है। गरम पानी भी पीना चाहिए। और पित्त बढ़ जाता है शरीर में जब हम ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, फिर पाइल्स फिस्टुला भी हो जाता है। स्किन डिजीज का मुख्य कारण है पित्त का बढ़ना स्किन डिजीज में। तो पित्त बढ़ जाता है तो हम लौकी का जूस पीते हैं, जो दूधी भोपड़ा है उसका जूस पीना, व्हीट ग्रास का जूस पीते हैं, एलोवेरा, घृत कुमारी एलोवेरा का जूस पीते हैं तो उससे पित्त डाउन हो जाता है। फिर हम चाय नहीं पीते हैं, चाय से पित्त बढ़ता है। पित्त वाली चीज़ें जो पकौड़ी हैं, बाहर के फास्ट फूड हैं, उससे फिर पित्त बढ़ता है। तो पित्त हम बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं लेते हैं, हम लेते हैं या तो औषधि लें पित्त को घटाने के लिए, नहीं तो हम कफ बढ़ाने वाली चीज़ लें। घी है, चिकनी चीज़ें जो होती हैं, घी है और जो मीठी चीज़ें हैं, मिठाई है, गुड़ है, फिर ये हमारा कफ बढ़ाती है तो पित्त अपने आप शांत होता है। पित्तहर चूर्ण भी आता है, अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण अच्छा है जिसका पित्त बढ़ जाता है। और कुछ ज्यादा ही पित्त परेशान करता है तो 2 औषधियां हैं, मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी। मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी मिला करके हम दिन में 3 बार 4 बार ले लेते हैं शहद के साथ या पानी के साथ, तो भी उससे पित्त शमन हो जाता है। पित्तेष्टि हवन सामग्री से भी हम, ये रोगानुसार हवन सामग्री यहाँ पे रखी हुई हैं। कर्कटेष्टि कैंसर के लिए, पित्तेष्टि, कफेष्टि, वातेष्टि, मेधेष्टि, मधुइष्टि, बहुत प्रकार की ये औषधियाँ गुग्गल के साथ मिक्स करके, घी के साथ मिक्स करके जब हम डालते हैं हवन में और फिर जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास के माध्यम से ये सारी औषधियाँ हमारे भीतर जाती हैं और अपना काम करती हैं और हमें हील करती हैं अंदर से, हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करती हैं। वात पित्त कफ बैलेंस है, फिर हमें कोई रोगी नहीं कर सकता है। वात पित्त कफ डिसबैलेंस होता है हमारे खराब दिनचर्या और खराब आहार विचार के कारण से। इसी प्रकार किसी को कफ बढ़ जाता है, बचपन में ज्यादातर कफ की बीमारियां होती हैं। कफ की अलग बीमारियां हैं, वात की अलग बीमारियां हैं और पित्त की अलग बीमारियां हैं। सबसे ज्यादा बीमारी वात की होती हैं, उससे कम पित्त की और उससे कम, सबसे कम कफ की बीमारियां होती है। कफ बढ़ जाता है तो हमको नमक और गुनगुने पानी का गलारा करना चाहिए, उसमें हल्दी और हम एलोवेरा भी मिला सकते हैं। उसको हम गलारा करते हैं, जैसे व्याघ्र किया कहते हैं, मुंह में पानी भरा गड़ 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 करके उसको कुल्ला कर देते हैं तो उससे कफ निकलता है। या वमन, खूब सारा 1-2 लीटर पानी पी करके 2 उंगली अंदर डाल के हलक में उसको बाहर निकालना, इसे वमन क्रिया कहते हैं। एक दिन करके दिखाएंगे आपको यहाँ पर, बहुत ही आसान क्रिया है। जब हम वमन करते हैं तो भी पूरा कफ निकल जाता है, बहुत सारा कफ निकल जाता है अंदर से। और कफ के लिए एक अपना ज्योतिषमती तेल आता है, उसकी 1 या 2 बूंद नाक में डालते हैं और फिर सारा कफ बाहर निकल आता है। और कफ बढ़ता कैसे है? बढ़ता है ज़्यादा हम जब मीठा खाते हैं, मिठाई ज़्यादा है या चिकने पदार्थ ज़्यादा लेते हैं,
या किसी किसी का ऐसे ही बढ़ता है, कुछ भी खाए, पानी भी पिए तो भी कफ बढ़ जाता है। कफ की प्रकृति होती है, किसी किसी का शरीर कफ प्रधान होता है, किसी का वात प्रधान होता है, किसी का पित्त प्रधान होता है, किसी किसी का वात पित्त, किसी किसी का पित्त वात, किसी किसी का कफ पित्त, किसी किसी का कफ वात। अलग अलग प्रकृति के हमारे शरीर बने हुए हैं। तो अपने प्रकृति को जान करके उसके अनुसार खाना चाहिए कि मेरा कौन कौन सा ज्यादा जल्दी कुपित हो जाता है। तो कफ के अनुसार कफ का आहार नहीं लेना चाहिए, वात और पित्त वाले लेने चाहिए। तो कफ किसी का ज्यादा बढ़ जाता है तो अपना शीतोपलादी चूर्ण आता है, श्वसारी गोल्ड, श्वसारी गोल्ड एक कैप्सूल है आयुर्वेद की, वो खाते हैं तो भी कफ से निवृत्ति हो जाती है। और डेट्स, खजूर और द्राक्ष, ये भी हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है। कफ के लिए डेट्स, खजूर देते हैं। हाँ, ज़्यादा फिर दूध पीने से भी कफ बढ़ता है, तो दूध नहीं पीते, या दूध में हल्दी मिला के पीते हैं तो उसका कफ का मात्रा कम हो जाती है, दूध की बढ़ाने की प्रकृति कम हो जाती है। फिर हम दूध को या तो हम इस तरह पी सकते हैं। गर्म चीज़ें लेने से फिर अपना ये कफ कम होता है। गरम गरम हम खाते हैं तो कफ निकल जाता है। गरम चीज़ पित्त में नहीं खानी चाहिए, पित्त में तो हमको ठंडी चीज़ खानी चाहिए। गरम हम वात में और कफ में खा सकते हैं। आयुर्वेद की औषधि आती हैं, लेकिन आहार अपने आप में औषधि है। यदि हम आहार को संतुलित कर लें फिर हमें औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये औषधि जो है आयुर्वेद की, ये तो एक रीइंफोर्समेंट है। ये अपना काम और जल्दी कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह करते हैं अपनी क्रिया को। लेकिन आहार भी तो हमें ठीक रखना है, उसी को तो परहेज कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं खाना है, ये खाना है। अब हम अगर न खाने वाली चीज को भी खाते रहे क्योंकि हमारी आदत है, हमारी जबान नहीं मानती है, तो फिर औषधि कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। और आहार सही हुआ तो औषधि जल्दी काम करेगी। औषधि भी नहीं भी लेंगे तो हम अपने आप ठीक हो जाएंगे आहार ठीक करने से, क्योंकि नए नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स मर रहे हैं। जैसे आरबीसी है, वो 4 दिन में नया बनता है, डेड होकर के दोबारा अपने बोन मैरो में नया बनता है। ऐसे ही अपने डब्ल्यूबीसी वो 7 दिन में नए बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारे शरीर के सेल्स मर रहे हैं, नए हो रहे हैं। तो हम, प्रकृति अपने आप को नया कर रही है, हील कर रही है। लेकिन हम बार बार वही खाएंगे, वही सोचेंगे, तो फिर वो हील होने का, कोई नया जन्म लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम बार बार वही बन रहे हैं जो हम थे, क्योंकि हमारी आदतें वही हैं जो थी। देन वी विल रिमेन सेम एट द प्लेस वेयर वी वर 20 years ago। तो हमें अपने आप प्रकृति को हील होने का मौका देना है, परहेज करके। उसके लिए बहुत ही उत्तम पुस्तक है जो आप सबके पास होनी चाहिए, कम से कम एक पुस्तक, जिसका नाम है उपचार पद्धति, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसमें सारी चीजें, और उसे याद कर लेना तो आपको किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने जीवन में। उसको अगर याद कर लिया आपने उस पुस्तक को, तो और चीजों को सीख लिया। बस एक पुस्तक है, पतली सी है, छोटी सी है, उपचार पद्धति। और उसका वात पित्त कफ का हमारे व्यवहार में भी फर्क पड़ता है। जिसका पित्त बढ़ा होता है फिर वो ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। जिसकी पित्त प्रकृति होती है वो ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हैं, ज्यादा जोशीले होते हैं, आक्रामक होते हैं, ज्यादा चैलेंजिंग जीवन जीते हैं। और पित्त अगर कुपित हो जाता है तो फिर वो ज्यादा क्रोधालु हो जाते हैं। तो पित्त बढ़ने से ये हमारे पर्सनैलिटी पे। कफ वाले, जो कफ प्रधान होते हैं, उनको ज्यादा नींद ज्यादा आती है, उनके जीवन में स्थिरता ज्यादा होती है। ये नहीं कि वो संतुलित कर सकते हैं, लेकिन अगर कफ बढ़ जाता है तो फिर नींद ज्यादा आती है, आलस्य ज्यादा आता है, शरीर में चिकनाई ज्यादा बढ़ती है, उनके शरीर में चिकनाई, ग्लो रहता है। और कफ में स्थिरता रहती है, यानी उनके जीवन में ठहराव रहता है, ठहराव, स्थिरता रहती है। और वात में, जिसकी वात प्रकृति है, उनमें ज्यादा एक्टिविटी रहती है, कभी वो आलस से प्रमाद नहीं करते हैं, उनका नींद कम रहता है, ज्यादा नहीं सोते, जितना सोना है उतना, फिर अपने काम में लगते हैं और दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वात प्रकृति वालों में आलस से प्रमाद कम होता है। लेकिन अगर वात कुपित हो जाए
तो फिर क्रिया अनियंत्रित हो जाती है, फिर उसको बेचैनी, कभी चैन नहीं, कभी उठ करके इधर जा रहा है, कभी स्विच बंद कर रहा है, कभी ये टीवी चला रहा है, कभी कुछ, वात अनियंत्रित हो गया। तो कोई भी चीज, कफ अनियंत्रित हो जाएगा तो वो भी खराब करेगा, पित्त अनियंत्रित हो जाएगा तो वो भी खराब करेगा, कोई भी चीज डिसबैलेंस होती है तो खराब होती है। वैसे ये चीज खराब नहीं होती है, ये चीज अच्छी है, इन्हीं से शरीर बना है, इन्हीं से प्रकृति बनी है, वात पित्त कफ से, लेकिन इसका अनियंत्रित अमर्यादित हो जाना है ये रोगों का कारण बन जाता है। तो हम इन तीनों दोषों को सम कैसे कर सकते हैं? योग के माध्यम से तीनों दोष सम होते हैं। गिलोय लेने से तीनों दोष सम होते हैं। आंवला एलोवेरा सेवन करने से तीनों दोष एक साथ सम होते हैं। भक्ति करने से, भगवान की उपवास और उपासना करने से, यज्ञ करने से तीनों दोष सम होते हैं। सेवा करने से, निष्काम सेवा करने से तीनों दोष सम होते हैं, सम होते हैं। तो तीनों दोषों को सम करने के लिए ये कुछ उपाय हैं कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये अपने दिनचर्या में करें तो हम ठीक रहेंगे। बाकी ये पर्टिकुलर जो समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का निदान आपका योग यज्ञ अपने आप कर देगा। बाकी थेरेपीज के लिए अपने पंचकर्म जो अपना नेचुरोपैथी सेंटर है योगग्राम, वहाँ जा सकते हैं। बाकी वैद्य यहाँ आएगा तो उससे रोगानुसार औषधियाँ ज़रूर लें। कपालभाति करते समय बहुत डकार आती है, इसका क्या कारण हो सकता है? पेट में बहुत सारी वात जमा होती है और फिर पेट से गैस बाहर निकलती है, तो ये अच्छी बात है डकार आए। कुछ दिन में जब पेट सिस्टमैटिक हो जाएगा तो ज़्यादा गैस नहीं बनेगी, फिर डकार नहीं आएगी। आँख की समस्या है तो आँख की समस्या के लिए हम त्राटक करते हैं, आँख की समस्या के लिए हम अक्षी तर्पण करते हैं, वो भी एक दिन कराएंगे। जल नेति करते हैं, सूत्र नेति करते हैं, और आई ग्रिड अपनी एक टैबलेट आती है और जो कि बहुत सारी भस्मों को बना करके बनी हुई है। आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए रोज़ मुंह में पानी भर के आँख में छींटे मारने चाहिए 40-50 बार, सुबह दोपहर शाम 3-4 बार ऐसे आँखों को धोना चाहिए। या बाल्टी में पानी डाल करके उसमें मुंह डाल करके अपनी आँखों को बार बार खोलना बंद करना चाहिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अक्षी तर्पण ही तो है ये एक प्रकार का, जल से अक्षी तर्पण हम रोज कर सकते हैं तो आंखें हमारी 100 वर्ष तक टकाटक रहेंगी, कभी भी हमको आई की समस्या नहीं होगी। आंखों में सुबह सुबह अपना सलाइवा लगाने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। जो भी हमारा सलाइवा होता है सुबह सुबह के, वो बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड होता है। फिर हम अपने मसूड़ों की ऐसे ऐसे मसाज करते हैं और अपनी आंखों में ऐसे बंद करके ऐसे रख लेते हैं, तो उससे भी आई साइट ठीक होती है। ये भी बहुत प्रयोग किए गए और इस प्रयोग को बहुत ही सफल माना गया है, बताया गया है। तो ये भी करके देख सकते हैं। मसूड़ों की मसाज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना ब्रश घिसते हैं उतने मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उतना दांत का इनेबल भी घिस जाता है। तो हमको हफ्ते में 7 दिन ब्रश नहीं रगड़ना चाहिए खूब सारा। दांत की रक्षा करनी है तो एक तो खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, अपने खाने के कण फंसे ना हो। दूसरा, अपने हाथ से सुबह सुबह मसाज करनी चाहिए। कभी कभी नीम की दतून चबानी चाहिए, नीम के पत्ते चबाने चाहिए, जिससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, निकल जाते हैं, कीड़े नहीं पड़ते हैं। पेट साफ होना चाहिए, पेट के खराब होने से भी दांत खराब होता है, पायरिया की समस्या हो जाती है। और अपना दंत मंजन आता है पतंजलि का, उससे भी दांतों की मसाज करनी चाहिए। नहीं तो सरसों का तेल, हल्दी और सेंधा नमक, इससे भी हम दांतों की मसाज करते हैं तो दांत हमारे 100 साल तक मजबूत रहते हैं। अगर मसूड़े मजबूत हैं तो दांत को पकड़ करके रखेंगे, अगर मसूड़े कमज़ोर हैं तो कितना भी हो दांत गिर जाएगा। और मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं जब हम खूब घिसते हैं ब्रश से, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। मसूड़ों को हल्के हाथ से उनकी मसाज करनी चाहिए रोज़। आंखों के लिए अपनी बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं। और सियाटिका के लिए हम जो कमर के आसन करते हैं वो अभ्यास करने चाहिए। शलभासन, पाद अंगुष्ठ नासा, इस एक एक पैर से सियाटिका के अभ्यास करने चाहिए। और भुजंगासन, सियाटिका के लिए एक्यूप्रेशर ये जो उंगली है सेकंड लास्ट, इस एरिया में एक्यूप्रेशर करना चाहिए। सेकंड लास्ट फिंगर को इस एरिया में एक्यूप्रेशर करना चाहिए। और
अनुलोम विलोम ज़्यादा करना चाहिए, कठिन व्यायाम नहीं, सूक्ष्म व्यायाम जो हम पैरों का करते हैं वो खूब करना चाहिए। मसाज से, एक्यूप्रेशर से, श्रृंगी और लीच थेरेपी से सियाटिका पूरी तरह ठीक हो जाता है, पूरी तरह ठीक हो जाए। नहीं तो ये, और उसके लिए अपने औषधि भी हैं, शिलाजीत है, अश्वशिला है, वो भी सियाटिका के लिए, नस नाड़ियों के लिए। चंद्र प्रभावटी है, त्रयोदशांग गुग्गल है, इससे नस नाड़ियां मजबूत होती हैं। सियाटिका एक बहुत ही मोटी नस नाड़ी है, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है तो पूरा नीचे तक दर्द करता है। तो इस सियाटिका पूरी तरह ठीक हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस रोग में। फिर पेन किलर खाते हैं, वो अलग नुकसान करते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं, फिर वो अलग नुकसान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल सुबह योग अभ्यास करेंगे। और कुछ किसी का प्रश्न हो तो सुबह लिख करके वो दे सकते हैं। शांति पाठ करते हैं दोनों हाथ जोड़ करके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।